देखिए पहला लेक्चर हमारा इसमें बात करेंगे डिस्कस वो है हमारे भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे राष्ट्रपति देखेंगे हमारे जो एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो नंबर वाइज याद रखेंगे कि कौन सा नंबर था इनका। फिर इसके बाद जो ज़रूरी हो जाता है कि इनका टाइम पीरियड कौन कौन सा रहा है, जैसे टेन्योर क्या रहा है, ये भी कई बार रिलेट करके पूछा जाता है कि इनके टाइम पे कौन सी मेन एक्टिविटी हुई थी, घटनाएं हुई थी भारत में, तो उसलिए भी हमको ज़रूरी है उस लिहाज से। तो बहुत डिटेलिंग में देखेंगे कि हमको क्या याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी आप कंटेंट पढ़ते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको बस लिस्ट याद करा दी जाती है कि ये नंबर है, इनका नंबर याद रखें। तो जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था वैसे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। कितना डिटेल में देखेंगे आप, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो पहला नाम ये आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो इनके टेन्योर से रिलेटेड है। पहला इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, जब ये बने थे प्रेसिडेंट के तौर पे इनका कार्यकाल रहा था 1950 से लेकर 62 तक, 1950 से लेकर 1962 1962 पे इनका कार्यकाल रहता है। अब ये चीज़ आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है, कई बार इसको रिलेट करके पूछा जाता है कि पहले बताइए कि सबसे लंबा या सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें टेन्योर किसका रहा है, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति यही है, सबसे लंबा कार्यकाल ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा मैंने आपको टाइम बता ही दिया इनका। एक और पॉइंट बताया था, पहले राष्ट्रपति हैं। तीसरी पॉइंट एक और याद रख लीजिएगा जो बहुत ज़रूरी है कि बोला जाता है कि इकलौते भारत के प्रेसिडेंट कौन से हैं या राष्ट्रपति कौन से हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार निभाया था, 2 बार ये प्रेसिडेंट बने थे। वो इकलौते भारतीय हमारे जो प्रेसिडेंट के रूप में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आज तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं रहे कि एक बार बनने के बाद फिर दोबारा बने हो, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लंबा कार्यकाल, दूसरी बात ये रिलेट कर दिया मैंने। ये इनके कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो अलग तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी इंक्लूड कर दूं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है तो आप प्रेसिडेंट के तौर पे ना याद रखें। कई ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, इनकी जन्मभूमि बहुत बार पूछी जाती है, तो जन्मभूमि यहाँ जहाँ इनका बर्थ हुआ था तो याद रखिएगा वो था बिहार। बिहार देखिए कहीं भी इनडायरेक्टली तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड करके चल रहा हूँ, बिहार जन्मभूमि रही है इनकी। और आप समझ सकते हैं कि बिहार में इनका बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कैसे, पहले चीज़ समझेगा, जैसे मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन चलता है जब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, तो इसको बहुत ही इन्होंने शिद्दत से इसको कंप्लीट करा था, काम करा था। जैसे ये बहुत बड़े वकील थे, उस समय इन्होंने वकालत छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि आप जो भी वकील है या कोई भी आपका पैसा है, नौकरी है और उससे रिलेट आपका ब्रिटिश से होता है तो आप छोड़ दीजिए। तो ये ऐसे नाम थे इनके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। और एक और, जैसे मैंने आपको बताया था कि चंपारण में जब जाते हैं महात्मा गांधी तो उनको ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसे व्यक्ति की जिनका बहुत वर्चस्व रहा हो, बहुत अच्छी पकड़ रही हो बिहार में, तो ये व्यक्ति यही थे बिहार में। इनके साथ जो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी याद रखिएगा। इसलिए बिहार का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनको दूसरा निकनेम भी दिया जाता है कि बिहार का गांधी इन्हीं को कहा गया था। क्योंकि जब महात्मा गांधी को ज़रूरत पड़ती थी कि एक तरीके से हमें ज़रूरत है उस जगह में, इन्होंने कई देखिए स्पेसिफिक जगहों में अलग अलग लोगों को एक तरीके से तैनात कर रखा था महात्मा गांधी ने। और उस जगह में महात्मा गांधी का जितना वर्चस्व नहीं था बिहार में, उतना इनका था, तो इसलिए इनको बिहार का गांधी कहा गया था। तो पहले चीज़ क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया। हाँ, जन्म देखिए एक चीज़ और बता दूं, जन्म मैंने आपको बताया ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था, बिहार में, बट ये बहुत ही कम पूछा गया है। मैं आपको जगह एग्जैक्टली बताऊं तो उसका नाम था जिरादेयू। इस जगह में इनका जन्म होता है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और मैं इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इसको एक बार इंग्लिश में आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, कहाँ पर, गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये जगह थी बिहार में, यहाँ इनका जन्म होता है बेसिकली, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बताएं तो। अच्छा देखिए, जन्म हो गया इनका बिहार में, तो मृत्यु कहाँ हुई, तो वहाँ भी उनकी बिहार में ही हुई थी। बिहार के कहाँ पर, पटना में, पर पटना जगह नहीं पूछी जाती। जगह का नाम था सदाकत आश्रम। और ये कई बार हमसे पूछा गया कि सदाकत आश्रम है कहाँ पर, तो याद रखिएगा बिहार। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं भारत के, पर्सनैलिटी हैं जिनका संबंध सदाकत आश्रम से था, तो इनकी लास्ट में मृत्यु का जो टाइम पीरियड था यही हुआ था, और यहीं की मृत्यु होती है सदाकत आश्रम में, ठीक है, सदाकत आश्रम। तो ये भी याद रख लीजिएगा जो पॉइंट मैंने यहाँ से रिलेट कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ पॉइंट बात करें, देखिए इनको बिहार का गांधी तो कहा गया था, इनको एक और नाम दिया गया था अजात शत्रु। अजात शत्रु भी इनको कहा गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अजात शत्रु।
किनके द्वारा कहा गया था, ये कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था अजात शत्रु। रीज़न ये था क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी थी कि बहुत ही शांत व्यवहार के थे, किसी से ज़्यादा एक तरीके से उलझते भी नहीं थे, बहुत नॉर्मल बिहेव था इनका। कोई भी चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं करते थे तो उसको नॉर्मल तरीके से बोलते थे। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि इनका कोई भी आज के टाइम पे शत्रु नहीं है, अगर हम चाहे पॉलिटिकली देखें चाहे किसी भी तरीके से, इसलिए इनको बोला अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु, इसलिए इनको कहा गया था। और बिहार का गांधी तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये पूछा जाएगा किन्होंने कहा था, तो याद रखिएगा उनका नाम था महात्मा गांधी, जिन्होंने इनको अजात शत्रु का टाइटल दिया था। देखिए ये ऐसे व्यक्ति नहीं है कि इन्होंने बस एक ही चीज़ में काम करा, जैसे मैंने बोला वकालत भी करी थी, फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम पे अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। पर एक चीज़ है, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी रही है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ये पूछा जाता है किनके द्वारा लिखी गई थी, तो व्यक्ति यही थे। इंग्लिश में ऐसे याद रखना है चाहे हिंदी मीडियम के हो आप। अब एक और चीज़ इसके अलावा बात करें, जैसे एक और पूछी जाती है बट एसएससी वगैरह में आज तक नहीं पूछी गई, फिर भी लिख लेते हैं इसको, बापू के कदमों में। बापू के कदमों में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बापू के कदमों में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा था, और इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कहें रिलेशनशिप तो इनके साथ रहा था इनका, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने महात्मा गांधी को एक तरीके से रेस्पेक्ट देने के लिए ये बुक के बारे में मेंशन करा था। देखिए ऐसी बात नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इनका कोई वर्चस्व नहीं था, कि महात्मा गांधी की नज़रों में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी था। और 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में कह सकते हैं बॉम्बे सेशन में ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1934 बॉम्बे अधिवेशन था, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, पूछा जाएगा संविधान सभा के परमानेंट मेंबर कौन थे या स्थायी सदस्य कौन थे, तो यही थे। अस्थायी सदस्य आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे अगर संविधान सभा की हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा संविधान सभा के स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर, तो यहाँ पे उनका नाम याद रखिएगा, यही व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो मैंने आपको इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बता दिया, जैसे इनका प्रेसिडेंशियल ईयर रहा था, और दूसरा ये भी मैंने आपको रिलेट करके बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी शख्सियत जो है, इनका नाम है, पहले इनको इरेज कर लेते हैं फिर और डिस्कस कर लेते हैं। और है हमारे कौन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम भी बहुत ज़रूरी बन जाता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ तो याद रखना है, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये थे पहले, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। पूछा जाएगा भारत के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑब्वियसली हम इसी को प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने याद रखना है। पर ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए दूसरी बार में, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इनका कार्यकाल मैंने आपको बताया था 1950 से लेके 62 था, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनका 62 से लेके 67 के बीच था, लगभग मतलब 5 साल इन्होंने पूरे कंप्लीट करे थे अपने। अब पहली चीज़ तो हो गई, हमने वाइस प्रेसिडेंट की बात बता दी, दूसरा बता दिया उपराष्ट्रपति भी थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट की बात करी हमने। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में जन्म हुआ था, तमिलनाडु के थे ये। आपको थोड़ा इनके पोशाक वगैरह से भी लग रहा होगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट बात करें, 5 सितंबर को हम बोलते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं या टीचर्स डे कब मनाते हैं, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि जन्म इनका 5 सितंबर में होता है। तो याद रखिएगा टीचर्स डे, टीचर्स डे। तो ये क्लियर हो गया है कि स्टैटिक जीके का पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके के व्यक्ति थे, तो अराजनीतिक थे, ये नॉन पॉलिटिकल मेंबर थे एक तरीके से, नॉन पॉलिटिकल, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो देखिए राजनीतिक रूप से इनका ज़्यादा नहीं रहा था लगाव, बट स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था देश में तो ये उसमें एक तरीके से भागीदारी लेते थे। बट प्रेसिडेंट जब ये बने थे, इनका कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत था पॉलिटिकल इशू, मतलब रहे थे, उससे जुड़ाव में थे, बट परफेक्टली नहीं थे। जैसे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पूरी तरीके से जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल रूप में ले सकते हैं, बट नॉन पॉलिटिकल थे उस तरीके से देखा जाए तो। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके सामने आएगा नॉन पॉलिटिकल लीडर हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो उनका नाम याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये थे पहले। इनका कुछ ना कुछ रिलेशन तो रहा था जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, बट आज भी इनको जैसे राजनीति माना जाता है कि राजनीतिक थे, राजनीति इनका रिलेशन नहीं था, बट जुड़े हुए थे थोड़ा बहुत अगर आप बोलेंगे तो। बट एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा वो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
क्योंकि आप जानते हैं साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, तो उनका कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसलिए आपको क्लियर भी कर दिया ये, कि आप थोड़ा मिसमैच ना कर ले। और बात कर लेते हैं, देखिए बहुत बड़े अच्छे लीडर माने जाते हैं, मतलब अपने काम के लिए बहुत स्पष्ट काम करते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मतलब आप सभी जानते हैं कि इनको नेहरू जी ने भी एक तरीके से बहुत अच्छे अच्छे टाइटल भी दिए थे, मतलब इनको ये भी कहा था कि राज्यसभा इनके हाथों का एक खिलौना मात्र है, ये टाइटल दिया था। मतलब इनका कहना था जो नेहरू का कि राज्यसभा को इनसे अच्छा कोई हैंडल नहीं कर सकता, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब नेहरू इनको बहुत सपोर्ट करते थे, पहला पॉइंट ये मैं बता दूं। ये किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनको प्रेसिडेंट के रूप में एक तरीके से जगह मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे नेहरू इनको, इसलिए इनको इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए एक तरीके से नॉमिनेट करा। ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके टाइम पे चाइना वॉर हुआ था और पाकिस्तान वॉर हुआ था, 1962 का वॉर और 1965। इसको कन्फ्यूज़न क्यों होती है, क्योंकि मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम क्या सोचते हैं 62 तक इनका टाइम पीरियड रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो उस समय चाइना वॉर हुआ होगा और दोनों का नाम आता है, तो ये क्लियर रखना है हमको। तो चाइना वॉर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम पे हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर भी करके बता दूं। जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको क्रिटिसाइज करा था, आलोचना करी थी नेहरू की, चाचा नेहरू की। उन्होंने बोला था कि इनका एक गलत डिसीजन है, जो इन्होंने हर तरीके से चाइना को एक फेवर करा था, ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है, जिसके कारण आज हम इस तरीके से हमने इतना बड़ा एरिया हमारे हाथ से चले गया, ये इन्होंने खुद कहा था। और मैंने आपको जैसे बोला है कि बहुत क्लियर मिजाज के आदमी थे, पॉलिटिकली इतना नहीं सोचते थे कि मैं क्या फ़र्क रहेगा, क्योंकि इनका मानना था कि मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी कि मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी मिलेगी, तो चले भी जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो बात मुखरता से रखनी चाहिए वो मैं क्लियर रखूंगा। तारीफ भी करते थे कई जगह नेहरू की, बट यहाँ पर उन्होंने सीधे कंडेम करा कि ये चीज़ें एक तरीके से गलत थी जो नेहरू ने करा, नहीं तो उस समय चाइना हमारे पे एक तरीके से हमला नहीं कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्रिटिसाइज़ करके बोली थी, मैं इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे एसएससी वगैरह में नहीं पूछा गया, बट ये पूछा जाता है, जैसे बड़े एग्जाम होते हैं पीसेस जैसे, कैसे कौन से प्रेसिडेंट रहे थे जिनके टाइम पे वॉर हुआ था। प्रेसिडेंट के तौर पे तो हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो हम चाचा नेहरू हो गए या अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सबकी जानते हैं कि इनकिन के टाइम पे कौन से वॉर हुए थे, बट प्रेसिडेंट घुमाने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इतने हम पॉइंट याद रखते नहीं, हम नंबर याद करके चले जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। 65 की लड़ाई में भी यही थे, और चाइना वॉर में इन्होंने सीधे क्रिटिसाइज करा था नेहरू को। ये तो हो गए पॉइंट इनसे रिलेटेड, जो मैंने आपको पॉलिटिकली करियर बता दिया इनका। देखिए मैं कुछ और रिलेटेड आपको इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स बता दूं जो कई बार पूछी जाती है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। तो पहली बुक के बारे में बात करें तो पहली बुक है इनकी जिसका नाम था इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा किन के द्वारा लिखी गई तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, इंडियन फिलॉसफी। अगर इनके अलावा हम बात करें तो इनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये तमिलनाडु के थे, पहली चीज़, और बहुत ही, अगर हम उस तरीके से बोले, बहुत धार्मिक थे। अगर हिंदू धर्म के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी थी, संस्कृत के बहुत महान विद्वान थे और बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। अगर आप उस तरीके से बात करेंगे तो इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, हिंदू धर्म की व्याख्या करी इन्होंने अपनी बुक्स में, तो इसलिए ये बुक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। एक और है इनकी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखिएगा उसको, उसका नाम है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है व्यू ऑफ लाइफ आता है, इस बस लाइन को याद रखिएगा, और याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। एक और इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था सत्य की खोज। सत्य की खोज, और इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, सत्य की खोज। ठीक है, याद रखिएगा इनके द्वारा लिखी गई थी। देखिए इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म किनके द्वारा लिखी गई थी, बी आर अम्बेडकर। तो ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसी टाइटल से बुक को लिखा था, बी आर अम्बेडकर ने भी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। एंड कन्फ्यूजन पॉइंट है कि इनमें से दोनों में से अगर ऑप्शन में आता है नाम तो किसका राइट आंसर लगाएंगे, तो याद रखिएगा वो राइट आंसर लगाना है बी आर अम्बेडकर को आपको, क्योंकि वो बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। दोनों के तथ्य अलग थे बातों में, अगर आप बात करेंगे उन्होंने हिंदू धर्म को उस जगह कटघरे में खड़ा कर दिया था कि कई कास्ट सिस्टम को लेके, और इन्होंने यहीं पर इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छी बातों को इन्होंने मेंशन करा है।
तो इसलिए ज़्यादातर वो आपके एग्जाम में B.R. अम्बेडकर को ही मान के चलेंगे, तो याद रखिएगा ये जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम इसलिए ज़रूरी हो जाता है, और इनका टाइम पीरियड याद रखना है, 62 से लेके 67 के बीच में रहते हैं, और चाइना और पाकिस्तान वॉर इन्हीं की एक तरीके से कार्यकाल के दौरान होता है। तो इरेज कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं और पॉइंट पे। अब आ जाते हैं हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ये भी बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहली चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो पहली बात तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो याद रखिएगा यही बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम राष्ट्रपति। टाइम पीरियड बहुत छोटा था, 67 से लेकर 69 के बीच में बने, और इसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया इनका। तो इसलिए आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में याद रखना है कि हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम जो राष्ट्रपति बने थे ये, और कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ था राष्ट्रपति का, वो व्यक्ति ही थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को और जाकिर हुसैन को मिसमैच मत कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत विद्वान आदमी थे, अगर आप बात करें, पढ़ाई लिखाई बहुत करी थी इन्होंने। मैं बताऊं तो आपको बहुत अच्छी इनको जानकारी थी, PhD कर रखी थी इन्होंने उस टाइम की, समझ सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स से। तो कितना बड़ा नाम रहा होगा उस जमाने में। पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इन्होंने PhD करी थी, और विदेश में जाके करी थी इन्होंने, शायद लंदन में करी थी इन्होंने PhD, ठीक है। और एक थे जाकिर हुसैन, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, जाकिर हुसैन। वो जाकिर हुसैन का आपको नाम याद रखना है, वो तबला वादक है, ठीक है। अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन, उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन करा है भारत का, हर बड़े मंच में जाके। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी। इनके आगे अगर डॉक्टर लगा देंगे तो हमारे हो जाते हैं देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैदराबाद के रहने वाले थे, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इनको भारत रत्न कब मिला था? 1963 में। आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि साल कौन सा था। बस आपको जरूरी ये याद रखना है कि इनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है। तो जितने आपको दिख रहे हैं सभी को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हमने कर ली है। अच्छा, हम डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लें। मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा। इनका जो टाइम पीरियड था बहुत छोटा टाइम पीरियड था, 67 से लेकर 69, और ये जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, इनके द्वारा, जैसे मैंने बोला पहले, माइनॉरिटीज अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, शायद आपने भी सुना होगा कभी। क्या वक्तव्य दिया था उन्होंने? समूचा भारत मेरा घर है और इसके बासिंदे मेरे परिवार है। ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। बहुत अच्छे लीडर रहे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो ये कार्यकाल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया जो पॉइंट रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, टाइम पीरियड, पहली बात। दूसरा, मुस्लिम राष्ट्रपति पहले देश के। फिर मैंने आपको बता दिया कि भारत रत्न भी मिला था, क्योंकि ऑप्शन में कई बार रख दिया जाता है और बोला जाता है बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो वो भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई जिनकी, वो व्यक्ति कौन थे? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे, ठीक है। तो अब इनको इरेज कर लेते हैं पॉइंट को, और आगे डिस्कस करते हैं हमको और नेक्स्ट कौन सा पॉइंट पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं वीवी गिरी के बारे में, बहुत बड़ा नाम है। पहली चीज, देश के फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करेंगे, एक्टिंग कार्यवाहक प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो व्यक्ति हमारे कौन से थे? वीवी गिरी। जैसे मैंने आपको बोला कि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट की जरूरत थी हमारे देश में, क्योंकि चाहे जैसे आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वैसे प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे देश के फर्स्ट नागरिक यही होते हैं, तीनों सेना के सर्वोच्च होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक इसी से चीज़ मुझे याद आ गई कि एक इंटरव्यू था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहुत दिलचस्पी थी कि मैं इंडियन आर्मी में सर्व करूं, इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स की बात बोली थी उन्होंने शायद, कि मैं चाहता था कि पायलट बनूं, ऐसा कुछ था। तो किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, उस ज़माने में भी था, कंपटीशन था, तो उसको एक तरीके से उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, कुछ कंडीशन के कारण बाहर हो जाते हैं। तो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि बाद में मैं ही जाके एक आने वाले समय में इस तीनों सेनाओं का प्रमुख बनूंगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन रही थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जो चीज़ पहले के लिए सोच रहे थे, बाद में उसी की सबसे सर्वोच्च कुर्सी मिली, जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, तीनों सेना के अध्यक्ष के रूप में होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। हम वीवी गिरी के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए, वीवी गिरी पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, वराहगिरी वेंकट रमन, वराहगिरी वेंकट रमन नाम था इनका,
वेंकट रमन, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, कुछ और पॉइंट मैं इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे पहली चीज़ याद रखिएगा, इनका टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको 1969 से लेके 1974 के बीच में बनते हैं ये, ठीक है, 1974 तक, 1969 से लेके, क्योंकि पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फिर दोबारा से चुनाव होते हैं तो वीवी गिरी को ही चुन लिया जाता है, क्योंकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने अच्छा काम करा होता है। तो इनका टाइम पीरियड होता है 1900 लेके 74 के बीच में। अब देखिए इसी बीच में एक श्रमिक आंदोलन की बात भी आती है, मतलब जैसे हम बात करें श्रमिक आंदोलन बहुत पहले चला था, ये पॉलिटिकल करियर इनका यहाँ पे तो स्टार्ट होता है, बट ये पहले से ही, जैसे सारे जितने लोग दिख रहे हैं ये स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित थे ये। उस समय आपको पता है 1918 के अराउंड एक रशिया में बहुत बड़ा विवाद होता है, और जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके समाप्ति के बाद जो लेबर्स थे, जो श्रमिक थे, इनके साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा था। तो इसी के लिए अलग अलग आवाज़ उठने लग गई थी कि लेबर्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके काम के हिसाब से उनको हर चीज़ें मुहैया करानी चाहिए। तो उसी समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है 1919 में, और ये इतना बड़ा एक आंदोलन कह सकते हैं कि पूरे विश्व में रहा था ये। रशिया से स्टार्ट होता है, फिर आपके यूएसए में भी जाता है, इंडिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो एक तरीके से क्या नाम है आपका, पहला श्रमिक संघ बना था वो कौन सा था, कहाँ पर बना था, याद रखिएगा मद्रास में बना था, जिसको आज के टाइम पे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। मद्रास में बना था, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम याद रख सकते हैं आप, जिनका नाम था वीपी वाडिया। वीपी वाडिया नाम था उनका। देखिए इतना डिटेल में तो नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, क्या पता पूछ ली जाए। ये बनता है लगभग 1920 के अराउंड जब ये बनाते हैं इसको। और आप ये समझ सकते हैं कि जब इस पे जैसे ही हमारे यहाँ बनता है मद्रास में, एक तरीके से ये मैंने आपको बताया मद्रास श्रमिक संघ, जिसको कहेंगे मद्रास लेबर यूनियन, वीपी वाडिया की मदद के द्वारा इन्होंने बहुत एफर्ट करे थे। उसमें सबसे बड़ा रोल हाल था, अगर बात करें वीवी गिरी का नाम था, बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था इसके बीच में। तभी इसके 1900 इसी के बाद 1926 में भारत में क्या बन जाता है, लेबर यूनियन एक्ट आ जाता है, लेबर यूनियन एक्ट, ठीक है, जिसको कहेंगे श्रमिक श्रमिक मजदूर संघ कहा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो चीज़ हमको याद रखने की ज़रूरत है। 1926 में आता है ये। देखिए वीवी गिरी को एक सबसे बहुत ही कह सकते हैं वनरेबल कह सकते हैं, जो बहुत ही कमज़ोर राष्ट्रपति रहे थे, ये किन्होंने कहा था, ये कहा था खुशवंत सिंह ने। मैं खुशवंत सिंह का नाम इसलिए मुझे याद आया क्योंकि ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स में नहीं बताया था, और ये मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, खुशवंत सिंह के द्वारा। पूछा जाता है कई बार। बहुत बड़े लेखक रहे थे, और इनका कहना था कि ये सारी जो बातें हैं इंदिरा गांधी के प्रभाव में आके ही बोलते हैं, उनके एक तरीके से दबाव में ही रहते हैं ये, खुशवंत सिंह ने कहा था। वैसे ज़्यादा डायरेक्टली बोला जाए तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंदिरा गांधी को, पर इनको इन्होंने आड़े हाथों ले लिया खुशवंत सिंह ने, तो इसलिए मैंने आपको रिलेट कर दिया, क्योंकि खुशवंत सिंह का नाम है शायद आपको बताया नहीं था, और वीवी गिरी का लिंक इनसे था। तो हम कहाँ पर बात कर रहे थे, वीवी गिरी के बारे में, क्योंकि इन्होंने श्रमिक आंदोलन में बहुत अच्छा भाग लिया था, तो ये याद रखिएगा। बट मैंने आपको, देखिए आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, बट इनको लिंक इसलिए कराई क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है। विश्व इसको बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, संस्था, क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्था। इसकी स्थापना कब होती है, संगठन 1919 में होती है, 1 मई को, ठीक है। इसलिए हम 1 मई को क्या मनाते हैं, श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे के रूप में। तो इसलिए आपको ये रिलेट करके रखना है, कि आप पता आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ लेबर यूनियन एक्ट कब आता है, तो इसी समय आता है 1926 में। अब पूछा जाएगा कि मद्रास जो हमारा लेबर यूनियन बना था, किन के प्रयासों पर बना था, वीपी वाडिया के द्वारा। बस आपको जो ज़्यादा रिलेट करके याद रखना है, पहले इनका टाइम पीरियड, दूसरा मैंने बोला पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। अगर आपसे पूछा जाता और डिटेल में कि कौन सी स्टेट के थे, ओडिशा के थे ये, ठीक है, ऐसा डिटेलिंग में नहीं जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वीवी गिरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतनी चीज़ आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इरेज कर लेते हैं सभी को। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में, ये भी बहुत बड़ा नाम है। 1974 से लेके इनका टाइम पीरियड होता है 1977 के बीच में। और फ़खरुद्दीन अली अहमद को अब मैंने बहुत बार बता दिया अपने प्राइम मिनिस्टर की वीडियो में भी। 25 जून 1975, 25 जून 1975 को ये क्या बन जाते हैं हमारे यहाँ, इमरजेंसी लगा देते हैं, आपातकाल। किन के कहने पर लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी आपातकाल लगाते हैं इंदिरा गांधी के कहने पे, प्रेसिडेंट यही थे।
और अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में आया था, CHSL एग्जाम में। तो याद रखिएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद वही थे जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी हमारे देश में। ये तो नामात्र थे, कहना तो मेन काम तो इंदिरा गांधी का था उस समय, जो इन्होंने काम करवाया था ये। तो ये चीज़ बस इनसे रिलेटेड याद रखना। और ये सेकंड, अगर बात करें, सेकंड मुस्लिम थे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। और अगर ये बोलेंगे कि सेकंड ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट के रूप में जिनका निधन हुआ था, तो यही थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में आपको और डिटेल में बताना था, बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं बस। पहली बार इनके टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, सेकंड मुस्लिम थे, और सेकंड व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट के तौर पे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। पहले कौन थे? पहले मुस्लिम हमारे देश के डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पहले व्यक्ति भी वही थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ था। आगे की तरफ बढ़े, और नाम है हमारे नीलम संजीव रेड्डी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, इनको नोट्स बना के रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नाम देख लेते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। ये बहुत बड़ा नाम है, नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। इनसे रिलेटेड पहली चीज़ आपको सबसे ज़रूरी याद रखनी है, हमारे देश के सबसे यंग अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट कौन थे, तो यही थे। कितनी एज रही होगी खुद सोचिएगा थोड़ा, तो हो जाएगी 64 साल। इनको यंग कहा गया क्योंकि प्रेसिडेंट जितने भी हैं ना बड़े जो बने हमारे, सारे 70 प्लस के अराउंड ही गए थे, और ये बने थे 64 के, तो इसलिए इनको सबसे यंगेस्ट माना जाता है। और वैसे मैं बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर हम बात करते हैं सबसे यंगेस्ट, तो हमारे कौन हो जाते हैं? राजीव गांधी। सबसे ओल्डेस्ट हो जाते हैं हमारे कौन से व्यक्ति थे, जिनका नाम मैंने आपको कई बार बता रखा है, मोरारजी देसाई। अब देखिए मैं ओल्डेस्ट की बात भी बता ही देता हूँ, साथ ही साथ फिर दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। उनका नाम था KR नारायणा, ठीक है, KR नारायणा थे, KR नारायण। इनका नाम याद रखिएगा, ये हमारे सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे। आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें। बता, नाम से ऐसा लगता है कि नीलम, तो हम सोच रहे थे कि महिला, और जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था मुझे भी ये लगता था कि महिला है ये, तो ऐसा नहीं है, पुरुष थे ये। और नीलम संजीवा रेड्डी इनका नाम था। और आपको रेड्डी दिख रहा है, ज़्यादातर रेड्डी जो कास्ट होती है आपके साउथ में रहती है, आंध्र प्रदेश के स्टेट में, तो ये वहीं कहते हैं आंध्र प्रदेश के, तो ये भी याद रखिएगा पहला पॉइंट। और ये आंध्र प्रदेश के फर्स्ट CM भी थे अगर आपसे पूछा जाए तो, और चांसेस भी है पूछे जाने के, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी बने थे और प्रेसिडेंट के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। कार्यकाल इनका मैं बता दूं तो पूरा इन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल रखा था, 1977 से लेके 1982 के बीच में इनका पूरा कार्यकाल पूरा रहा था, इनका 5 साल का, नीलम संजीवा रेड्डी का। तो ये हमने पहली बात कर ली। अच्छा, ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बताया नहीं, याद रखिएगा। अगर बोला जाएगा देश के पहले व्यक्ति कौन थे जो पूरी तरीके से हम बात करें कि कांग्रेस से अलग हो गए थे, गैर कांग्रेसी पार्टी के रूप में आए थे ये प्रेसिडेंट के रूप में, तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। पहले गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं भारत के। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया? पहला याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के पहले CM यही थे। दूसरा पॉइंट, यंगेस्ट हमारे प्रेसिडेंट थे। तीसरा पॉइंट, हमारे अगर बात करेंगे फर्स्ट गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेसी बने थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। कौन सी पार्टी की तरफ से बने थे? जनता पार्टी की तरफ से बने थे। टाइम पीरियड था 1977 से लेकर 1982 का, क्योंकि आप जानते हैं फखरुद्दीन अली अहमद कांग्रेस के टाइम पे थे, और यहाँ पर यही दिक्कत आ गई थी कि किस तरीके से बनाया जाए हम एक प्रेसिडेंट को, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी का दौर आया था और बहुत बुरा टाइम रहा था कांग्रेस के लिए 1977 का। फिर 77 के बाद ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर आ जाते हैं हमारे पार्टी में, जैसे मोरारजी देसाई आते हैं वैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और ये पहले कांग्रेसी पार्टी में रहे थे, बट ये बाद में जब इन्होंने फिर दोबारा रिकवरी करके आए, तब ये एक बीच में इन्होंने राजनीति, इनका करियर खत्म हो गया था, फिर दोबारा आए तो इस जनता पार्टी की तरफ से आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। इनके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं ज्ञानी जेल सिंह। ये थे आपके, मैंने बता ही दिया था आपको, फखरुद्दीन अली अहमद ये थे, ठीक है। इन सभी को मैंने पिक्चराइज कर रखा है, जिनके नंबर वाइज देख लीजिएगा, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। फिर हम बात करें ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कौन थे, यही थे। तो पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये हो गई। इनका कार्यकाल भी पूरा रहा था 1982 से लेकर 87 के बीच में, और ये आए थे आपके कांग्रेस के टाइम पे, आप बोल सकते हैं। देखिए इनके टाइम पे पूछा जा सकता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन रहे थे जब हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था, और मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में बता ही दिया है। इंदिरा गांधी के टाइम पे चला था, जो स्वर्ण मंदिर के पास, स्वर्ण मंदिर में कह सकते हैं आप, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के टाइम पे चला था, पहली चीज़ याद रखिएगा। फिर दूसरी बात करें तो इन्हीं के टाइम पे इंदिरा गांधी जी की निधन हो जाता है 31 अक्टूबर को। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला ये, दूसरा ये।
तीसरा कार्यकाल याद रखिएगा 82 से लेकर 87, तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ब्लू स्टार कब चला था ऑपरेशन 1983 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी 1984 में। और इन्हीं के टाइम पे सिख दंगे भी होते हैं, इन्हीं के टाइम पे जो 84 में होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए पंजाब के सीएम भी रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, गृह मंत्री भी रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था ये। तो ये सारे क्लियर हो गए होंगे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं ओवरऑल। तो इतने आप जरूर याद रखिएगा, आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैंने बताया था ना गृह मंत्री रहे थे, फिर प्रकाश जी को बना दिया गया था बाद में गृह मंत्री, क्योंकि उस समय नहीं रहे थे ये, फिर वो उस समय गृह मंत्री रहे थे और ये प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ओवरऑल मैंने आपको ज्ञानी जेल सिंह के रिलेटेड बता दिया, इनको जरूर याद रखिएगा। इनके सारे नंबर मेंशन कर रखे मैंने यहाँ पे, लिखिएगा पहले, दूसरे, तीसरे हमारे ये बने, चौथे हमारे वीवी गिरी, फखरुद्दीन अहमद 5, छठे बने नीलम संजीव रेड्डी और सातवें हमारे बनते हैं ज्ञानी जेल सिंह। कोई भी ट्रिक लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम के साथ याद रखना है, जैसे मैंने सबके टाइम पीरियड आपको बता दिए। इनका पूरा टाइम रहा था नीलम संजीव रेड्डी का, ज्ञानी जेल सिंह का पूरा टाइम पीरियड रहा था, फखरुद्दीन अली अहमद अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, वीवी गिरी का पूरा टाइम पीरियड रहा था, इनका टाइम पीरियड 2 साल का रहा था, इनका पूरा रहा था और इनका पूरा रहा था। ठीक है, बस दो ही ऐसे जिन्होंने पूरा टाइम पीरियड नहीं बिताया, एक ये और एक ये, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे। आगे बात करें, डिस्कस कर लेते हैं आगे नाम। आगे हमारा नाम आ जाता है रामास्वामी वेंकटरमण, ये आ गए। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमण, इनके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना। पहली तो चीज याद रखिएगा 8वें नंबर के प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे देश के, और इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा 87 से लेके बनते हैं, पूरा टाइम पीरियड रहा था इनका 92 का। जो मैंने आपको दो ही प्रेसिडेंट बताया जिनका भी टाइम पीरियड पूरा कंप्लीटली इन्होंने नहीं बिताया। अच्छा, वेंकटरमण नाम से ही लग रहा है साउथ के स्टेट के हैं, तो कहाँ के थे, तमिलनाडु के, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड कुछ आपको रखने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा पॉइंट यहाँ से, बस इनका नाम याद रखना है हमको। आगे बात करते हैं, अगर आपसे इनके अलावा और बात करें, KR नारायण। ठीक है, तो एक थोड़ा सा शायद गलती हो गई, एक नाम मैंने मिसमैच हो गया, यहाँ पे नाम नहीं दे पाया, याद रखिएगा। एक और प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे शंकर दयाल। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, शंकर दयाल शर्मा नाम था उनका, ये बनते हैं हमारे अगले प्रेसिडेंट, शंकर दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, ये भी पूरा अपना टाइम पीरियड बिताते हैं 92 से लेकर 97। अब देखिए मैं इनका काल बता रहा हूँ, इतना टाइम जो रहा था इनका, 87 से 92, 92 से 97। अब इनके बीच में आपको प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में सारी एक्टिविटी बता चुका हूँ, क्या क्या हुई थी, ये कौन कौन सी घटनाएं हुई थी हमारे देश में बड़ी बड़ी। तो मैं बार बार यहाँ पे रिलेट नहीं करूंगा कि इनके टाइम पे ये घटनाएं हुई थी। हाँ, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। बस आपको इनके टाइम पीरियड याद रखने हैं, और मैंने आपको जो घटनाएं बताई वो सब आपको याद आ जाएंगी। जैसे आपके सामने आ जाएगा कि सियाचिन विवाद कब हुआ था, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए उस समय हमारे कौन रहे थे, प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह रहे थे, तो आप इजीली लगा लेंगे। अब हर प्रेसिडेंट के आगे मैं हर पॉइंट को नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे इस समय। जो मेन इवेंट थे उन्हीं के टाइम के बता रहा हूँ, ज़्यादातर आपका फोकस प्राइम मिनिस्टर पे ही होता है, क्योंकि हमारे देश की सुप्रीम पावर अगर आप बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही एक तरीके से। अच्छा, इनके बारे में बात हो गई, इनका बस टाइम पीरियड याद रखिएगा, कुछ खास बात इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। अब आ जाते हैं KR नारायण। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ओल्डेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे थे, तो यही रहे थे सबसे बुजुर्ग। इनका टाइम पीरियड भी इन्होंने पूरा बिताया था 1997 से लेकर 2002 का। और इसी समय आप जानते हैं हमारे यहाँ पोखरण परीक्षण होता है, संसद में अटैक होता है, इस समय ही होते हैं। और ये देखो, एक और याद रखिएगा, भारत के अगर पूछे जाएंगे पहले दलित प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो KR नारायण ही थे। पहली बात ओल्डेस्ट थे, फिर दूसरी बात दलित थे। तो ये हो गई क्लियर, हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इनके बाद और कुछ पॉइंट हमको जो लगेंगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगले हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया KR नारायण को यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। अगले आ जाते हैं हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत बड़ा नाम है इनका भी। इनके बारे में तो मैं आपको कई बार रिलेट करके बता ही चुका हूँ। पूरा नाम है इनका अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। कहाँ के थे, चेन्नई के, तमिलनाडु के। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 में चीफ साइंटिस्ट थे, जो हमारा पोखरण मिशन हुआ था, ऑपरेशन शक्ति जिसका नाम रखा गया था, 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में हुआ था। और इसलिए हम उसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं आज के टाइम पे, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि हम कहेंगे पुण्यतिथि जिसको कहा जाता है 15 अक्टूबर को, हम 15 अक्टूबर को नेशनल स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में, नेशनल स्टूडेंट डे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जब 15 अक्टूबर को ही हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी शिलोंग में। इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
इनका टाइम पीरियड है 2002 से लेके और 2007 के बीच में। उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आ गए थे, फिर ये कांग्रेस के समय तक रहे थे। तो ऐसे लीडर रहे हैं ये प्रेसिडेंट के तौर पे भी, और हर तरीके से आप देखेंगे तो इनको चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को, इन प्रेसिडेंट को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, दोनों ने सम्मान करा था। तो बहुत ही बड़े नाम थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये देखिए इनके जो पेंशन सैलरी वगैरह आती थी बिल्कुल उसी को यूज़ करते थे, और ऊपर से कोई इनका ऐसा खर्चा नहीं था। जब ये प्रेसिडेंट हाउस में आए थे तो बस एक कहा जाता है इनके एक पास एक अटैची थी, उसी में इनके दो चार कपड़े रखे हुए थे, उसी को लेकर आए, और जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ उसी को लेकर चले गए। तो इसलिए बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नहीं कि देश के लिए इन्होंने करा है, वो तो अलग ही पॉइंट है, वो तो कुछ उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता जो देश के लिए इन्होंने करा है। बट एक बहुत सिंप्लिसिटी कैसे जी जाती है इतने बड़े शख्सियत के द्वारा, वो भी इसमें इनके अस्तित्व या इनके व्यक्तित्व को देख के समझ सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और अगर हम इनके बारे में बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि भारत के पहले नॉन पॉलिटिकल या अराजनीतिक व्यक्ति कौन थे जो प्रेसिडेंट बने, तो यही थे। जैसे मैंने आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी बोला था, बट आपको उनको याद नहीं रखना, यही थे नॉन पॉलिटिकल। अगर हमारे पहले बात करें प्रेसिडेंट कौन बने थे, टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है 2002 से लेकर 2007। और मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी इनका अच्छा रिलेशन रहा था पोखरण में, जब इनके परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 का। तो ये अच्छे रिलेशन के साथ थे। फिर उनकी सरकार जाती है 2004 में और आ जाती है कांग्रेस, तो उस समय कांग्रेस के साथ भी थे ये। फिर कांग्रेस के साथ इनके कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ बिल वगैरह आते हैं और इसमें ये सहमति नहीं दिखाते हैं, कुछ चीज़ इनके सामने होता है, और इसलिए ये कहा जाता है कि सेकेंड टाइम पे इन्होंने खुद ही बोला कि मैं नहीं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। क्योंकि पॉलिटिकली एक तरीके से चाहे प्रेसिडेंट कितने भी रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज से, पर उनका नाम आ ही जाता है, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को थोड़ा राजनीति से दूर ही रखना पसंद करा। और ना इनकी इतनी डिमांड या इतनी ख्वाहिश थी। मैंने आपको जैसे इनके बारे में बहुत बहुत बातें बता रखी है पहले भी, आगे भी आएगी तो डिस्कस करते रहेंगे। तो बहुत बड़ा नाम है। प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे थे। कई इनके एक बिल आए थे तो उसके लिए एकदम एडेमेंट थे कि मैं इसको नहीं बदलूंगा, चाहे हमारी तरफ से सरकार कुछ भी बोले, जो मुझे लग रहा है वो प्रॉपर ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। तो ये हमने बात करी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका नंबर पूछा जाता तो 11वें नंबर के थे, ठीक है, 11वें नंबर के, तो इसलिए याद रखिएगा। इनके तो नंबर आपको एटलीस्ट याद रखने की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से इनको छोड़िएगा मत अगर हम बात करें तो। अगले बात करते हैं हमारे प्रतिभा देवी पाटिल। ये भारत की पहली महिला बन जाती हैं प्रेसिडेंट के रूप में। तो आप याद रखिएगा, पहली महिला पूछा जाएगा तो हमें सिंपल सा याद रखना है इन्हीं का। और साथ ही साथ कार्यकाल भी याद रखना है, 2007 से लेकर 2012 का इनका कार्यकाल होता है कंप्लीट प्रतिभा देवी पाटिल का। और कुछ फालतू याद नहीं रखना है। पहली चीज़, हमारे 12वें नंबर की ये बनती हैं प्रेसिडेंट, फिर पहली महिला के तौर पे बनती है, और इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 का, जब आपकी कांग्रेस सत्ता में थी। फिर अगले आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी। देखिए दो, अगर हम प्रेसिडेंट के तौर पे बात करें तो दो ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको कभी आलोचना का सामना नहीं देखने को मिला। हाँ, अलग बात है एपीजे अब्दुल कलाम को बाद में मिला, बट दोनों ही पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब जैसे इनकी बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी की भी कहानी यही थी कि इनको अभी हाल ही में, जैसे आप जानते हैं, 2019 में भारत रत्न इनको मिला है। भारत रत्न याद रखिएगा, साल जरूर पूछा जा सकता है आपसे, 2019 में मिला था इनके साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इनको 2019 में मिला। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इनका कार्यकाल रहा था 2012 से लेकर, जैसी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल हटती है और ये आ जाते हैं 2019 के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने कहाँ तक बात करी, 2019 नहीं होगा, शायद 2017 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल रहा था इनका। तो प्रणब मुखर्जी बन जाते हैं और उनको 2019 में ही बीजेपी की गवर्नमेंट इनको भारत रत्न से सम्मानित करती है। तो ऐसे प्रेसिडेंट रहे ये जिनको दोनों पार्टियों ने इनके काम के लिए बहुत अच्छा प्रेज करा, सम्मान करा, और बहुत अच्छे नाम रहा है प्रणब मुखर्जी का। तो ये क्लियर हो गए नाम प्रणब मुखर्जी के बारे में भी। टाइम पीरियड याद रखेगा और भारत में याद रखेगा, 2019 में इनको मिलता है। अगला नाम आ जाता है, पहले मैंने इनके यहाँ पे पिक्चराइज भी नहीं करा, प्रतिभा देवी पाटिल ये हैं, ठीक है। फिर इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रणब मुखर्जी आ गए, ये बहुत बड़ा नाम है। अब इनके बाद हम बात कर लेते हैं रामनाथ कोविंद के बारे में, जिनका नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है। 14th नंबर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं ये, इनको जरूर याद रखेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर 14th नंबर के हमारे हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन से, नरेंद्र मोदी, वैसे ही 14th नंबर के रामनाथ कोविंद, और ये बीजेपी पार्टी के बनते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इनका भी टाइम पीरियड तो आप बहुत इजीली याद रख लेंगे, 2017 से लेके इनका होता है 2022 के लिए, पूरा टेन्योर इनका कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाती है द्रौपदी मुर्मू, जिनका भी हाल ही में नाम आया है,
और पहली आदिवासी महिला बनती हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में एक पद मिलता है। बहुत बड़ा नाम है इनका भी, ओडिशा से इनका रिलेशन है। थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, ओडिशा है या छत्तीसगढ़ है। वैसे मेरा मानना ओडिशा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से इनका रिलेशन रहा है, क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला रही है प्रेसिडेंट के रूप में। और टाइम पीरियड इनका 2022 से अब आगे जितना चलता है, क्या पता दूसरी बारी बन जाए। बट आज तक मैंने आपको बताया, आज तक ऐसे प्रेसिडेंट एकमात्र रहे हैं जो एक ही कार्यकाल जिन्होंने पूरा कंप्लीट करा है, वो है आपके सबसे पहले हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी और कोई नहीं रहे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, जो पॉइंट मैंने डिस्कस करे ये हो गए आपके प्रेसिडेंट। जो जो पॉइंट हमने डिस्कस करने थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं सारे, लाइन टू लाइन भी बात करिए, और जो आपको थोड़ा डिटेल में पता होनी चाहिए थी वो भी मेंशन कर दिया, जिससे आपको कोई दिक्कतें ना आए। प्रेसिडेंट का टॉपिक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है।